नमस्कार, स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह, पंक्चुएशन जिसको कहते हैं, उसको लेकर आई हूँ। इसके जो चिन्ह हैं हिंदी व्याकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। विराम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कहते हैं ना, विश्राम कर लीजिए, थोड़ा सा विराम ले लीजिए, फिर चलिएगा आगे। हम कभी कोई सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा रुक रुक के जाएं तो आराम से कट जाएगा। छोटा बहुत ब्रेक लेना जिसको कहते हैं ना, उसको विराम, रुकना या विश्राम करना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। बोलते समय बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुका जाता है। रुकने की इस क्रिया को हम विराम कहते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमें कोई चीज़ को करना है या किसी को अपनी बात को बहुत इम्पोर्टेंट शो करनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा रुकना ही पड़ेगा, तो वो विराम कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। भाषा को लिखते समय विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कभी भी हम कोई भी, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो बीच में कोई स्टेशन रुकता है, फिर धीरे धीरे अगर कंटिन्यू ही ट्रेन चलती रहेगी तो हमें अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो हम कैसे लेंगे। तो इसलिए वो विराम यानी हमें थोड़ी जगह विश्राम लेना ही पड़ता है। तो अपनी बात या अपना स्थान, अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए, अपनी बात को महत्वपूर्ण बताने के लिए सब करना पड़ता है। तो जो हमारे प्रमुख विराम चिन्ह हैं, आप ऐसे याद करोगे तो कभी नहीं भूलेगा आपको। देखिए, पूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है, प्रश्न सूचक का ये होता है, विस्मय जो का होता है ये होता है, अल्प विराम ये होता है, और अर्ध विराम का ये होता है। मैं चिन्ह बता रही हूँ सामने सामने। उपविराम का इस तरह से होगा, निर्देशक का इस तरह से होगा, विवरण चिन्ह इस तरह का होता है, योजक चिन्ह ये ऐसे होगा, लाघव चिन्ह ये होता है, जैसे ईस्वी में लगता है लाघव चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी हम जब कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं या किसी पुस्तक का नाम लेते हैं या किसी का जो उपनाम होता है उसमें इस तरह का चिन्ह लगता है। कोष्ठक आप जानते ही हैं कि इस तरह से कोष्ठक बने हुए हैं। तो ये हमारे कुल 12 प्रमुख विराम चिन्ह हैं। तो हम इसमें एक एक को अगर हम देखना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, ये पूर्ण विराम है। जो पूर्ण विराम कब लगता है ये हमें पता होना चाहिए। विस्मयादिक बोधक तथा प्रश्नवाचक को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हमें इस तरह का ये आ जाता है कि ये चिन्ह लग जाता है। केवल 2 चीज़ें छोड़ देनी है, केवल कौन सा, विस्मयादिक बोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह। छात्रों को चाहिए कि वे खूब मन लगाकर पढ़ें और सफल नागरिक बने। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया और फिर इसके बाद हमने पूर्ण विराम लगा दिया। प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नसूचक में आप प्रश्न जब करते हैं तो प्रश्न वाक्यों के अंत में इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या तुम कल विद्यालय जाओगे, तुमने क्या खाया, क्या तुम लोग मेरे वीडियो को देखते हो। इस तरह के प्रश्न हम आप लोग कर सकते हैं। और विस्मय में मतलब हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करनी। यदि कभी खुशी हुई तब लगता है, गुस्सा आया, क्रोध आया, या फिर कोई अचानक कोई बात हो जाती तो इस तरह के चिन्ह ये तब लगता है। हाय मिल लुट गया, अरे तुम कब आए, आश्चर्यजनक बात हो गई। तो अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम मतलब छोटी सी जगह जब ब्रेक लेते हैं हम लोग। देखिए, वह वीर दृढ़ निश्चयी, साहस और कर्मठ है। वह वीर, फिर दृढ़, निश्चयी, यानी सबको इन्होंने बराबर समान महत्व दिया है। दृढ़ भी, निश्चय भी, साहसी भी और कर्मठ भी। तो हमने इस तरह से देखते हैं कि जब हमें सब चीज़ को बराबर महत्व देना, समान महत्व के शब्दों तथा वाक्यों को अलग अलग करने में, तो अगर हमें ये याद रह जाएगा कि अल्प विराम के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, जो समान महत्व देना है। अगर हमें किसी को बराबर देना है, जैसे हमने खाना पात में बिठा के सबको खिलाते, तो हमें सबको एक जैसे आइटम उसमें रखने चाहिए, ये नहीं कि किसी को कुछ किसी को कुछ। तो अल्प विराम हमें वहाँ लगाना है। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं। संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी, जैसे मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता पर मेरे पास रुपए नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे लगाया
जब एक ही तरह के वाक्यांश एक साथ आ जाएं, जैसे दूध पीकर, दीदी से कहानी सुनकर, बच्चा सो गया। तो ने दूध पिया और दीदी से कहानी सुनी और बच्चा फिर सो गया। तो उसने सब चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है। अर्धविराम, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर रुकना पड़ता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हमारी गाड़ी कहीं 5 मिनट से 10 मिनट रुक जाती है, तो उसमें अर्धविराम की आवश्यकता पड़ जाती है। कहीं कहीं सिर्फ 2 ही मिनट रुकती है गाड़ी और कहीं कहीं 10 मिनट भी। तो बस इसका यही अंतर अर्धविराम का है। उपविराम, जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वरदान या अभिशाप। ये देखिए विज्ञान के बगल में जो लगा है, इसके विज्ञान क्या है, वरदान या अभिशाप। कोई टॉपिक लिखा है, कोई चीज़, जैसे हम हिंदी में लिंक शेयर करते हैं, उसके आगे भी इसी तरह का चिन्ह लगा रहता है उपविराम का। निर्देशक चिन्ह, यदि किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कविता ने कहा मैं बीमार हूँ। ये देखिए कहा के बाद डैश लगा है, फिर मैं बीमार हूँ। तो निर्देशक का चिन्ह इस तरह से, राम तुम मेरी नई घड़ी देखी। तो जब उसने अपने राम ने किसी से कहा है तुमने मेरी नई घड़ी देखी, इस तरह से निर्देशक यानी अपनी बात को उसने बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है, अपनी बात की तरफ आकर्षित कर अपनी ओर, तब इस तरह का चिन्ह लगेगा निर्देशक, निर्देश देना। विवरण चिन्ह देखिए ये है इस तरह का। विवरण चिन्ह तो आपको जैसे अक्सर यूज़ करते हैं जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वनों के लाभ निम्नलिखित हैं। हम लोग अक्सर लिखते हैं प्रश्नों में ये निम्नलिखित हैं, इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं। योजक चिन्ह, यह चिन्ह तो बहुत समानार्थक और विपरीत शब्दों के युगों के बीच में प्रयोग किया जाता है। ये तो आप लोग अक्सर यूज़ कर, जैसे धीरे धीरे, दिन रात, भूखा प्यासा, इस तरह हम बीच बीच में ही लगाते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ज़्यादा। अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का जो विराम चिन्हों में इसका प्रश्नवाचक चिन्ह का अधिकतर प्रयोग होता है और इस तरह के योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह तो बहुत आसान है, इसको तो भूल ही नहीं सकता कोई। जो ये शून्य बनाया जैसा है जीरो टाइप का, तो जैसे ईस्वी छोटा करने के लिए, डॉक्टर के बाद शब्दों के संक्षिप्त रूप लिखने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर, ईस्वी, इस तरह से कृपया पृष्ठ उलटिए, CBSE, तो ये जो सब उसके बाद में लगने वाले, यानी शॉर्टकट को जो हम लिखते हैं उसके बाद लाघव चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह हो गए आपको, जैसा मैंने पहले बताया, किसी के उपनाम, कविता, लेख या पुस्तकों को शीर्षकों के उद्धृत करते समय इकरण। सीधी सी इतनी हार्ड लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा बता सकते हैं कि जो किसी की कोई कही हुई बात, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस सुभाष चंद्र बोस ने अगर कहा है तो हम इसको उद्धरण चिन्ह इसमें लगा सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, हरिओध इनका ये उपनाम है, तो इनके आगे ये लगा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में भी लगा रहता है क्योंकि ये इनको उपाधि मिली हुई है, उपनाम है उनका। राम की शक्ति पूजा एक उत्कृष्ट कविता है। तो जिस तरह की जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो उसमें हम ये लोग यूज़ करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जो उनकी बात थी वो इम्पॉर्टेंट थी, तो हमने उसमें उद्धरण चिन्ह लगा दिया, तो यानी बहुत ही उसमें बल पड़ गया। कोष्ठक, कोष्ठक के भीतर मुख्य रूप से ऐसी सामग्री रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद, हमें यहाँ सिर्फ संज्ञा के 3 भेद लिखने सॉरी, लेकिन हमें अगर इसके बीच में हमने तीनों भेदों के नाम लिख दिए तो ये स्पष्ट हो जाए कि ये 3 भेद अगर आपको नहीं आते तो इस तरह आप पढ़ सकते हो। कोई भी चीज़ के लिए आप कोई भी चीज़ आप लिखना है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे सेना, सेना के बगल में आप तीनों लिख दें, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तो सबको पता लग जाए कि सेना 3 प्रकार की होती है। तो इसी से तो वह प्रियंवदा, प्रिय बोलने वाली स्त्री, तो प्रियंवदा लिख दिया और ब्रैकेट में प्रिय बोलने वाली स्त्री, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये हमारा कोष्ठक के लिए है। कोष्ठक का उपयोग इस तरह से किया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सारे विराम चिन्हों के बारे में बताया, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और कोई कमेंट बॉक्स में कुछ आगे पढ़ना चाहते तो उसको अवश्य दीजिए।